ब्रेक हो गया था। कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज थे और कुछ पर्सनल रीजन की वजह से पिछले दो बुधवार को हम ये लेक्चर सीरीज में थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। लेकिन कोशिश करते हैं कि जिसको जितना कंटिन्यू कर सकते हैं हम करेंगे। एम आई ऑडिबल फर्स्ट ऑफ ऑल? एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। सर ने जैसे कहा था तो सर, मैं एक, इट इज नॉट द फॉर द मनी से, क्या पैसे की बात नहीं है, लेकिन ये फ्री लेक्चर सीरीज में भी हम उसी क्वालिटी का नॉलेज देना पसंद करते हैं जो कि हम रियल प्रैक्टिस में करते हैं। इसमें मैं बहुत कुछ ऐसा हिडन बातें नहीं करता हूँ। सबसे पहले ये मेरा विजन होता है कि आप लोग ना डिसीज का अंडरस्टैंडिंग की तरफ देखिए। नॉट ओनली ट्रीटमेंट, नॉट ओनली मोडेलिटीज की क्या करना चाहिए, अग्निकर्म करना चाहिए, वेदन कर्म करना चाहिए या पंचकर्म करना चाहिए किसी भी डिसीज में। जिन लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स किए होंगे उनको पता है कि मेरा फोकस रहता है कि मैक्सिमम आप लोगों को एम्पावर करूं कि आप पेशेंट को डायग्नोस ठीक से कर सको, आप उसको इवेल्युएट कर सको कि ये पेशेंट कितना ट्रीटेबल है, इसके डिसीज में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हम इसको कितना रिलीफ दे सकते हैं, इसका इवेल्युएशन पहले कीजिए rather देन डायरेक्टली जंपिंग ऑन द ट्रीटमेंट मोडेलिटीज। जैसे कि सर ने अभी आप सबसे कहा कि हम एक अच्छी कोई भी आप छोटा सा शहर देख लीजिए, कोई भी कस्बा देख लीजिए जहाँ पे 30 35 40 हजार का पॉपुलेशन है, दो चार ऑर्थोपेडिक सर्जन मिल जाएंगे आपको आसानी से, दो चार डर्मेटोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, एक आध दो कार्डियोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, और सबकी जगह पे पेशेंट्स रहते हैं, ओपीडी रहते हैं, और हम लोग ओपीडी और पेशेंट्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन एक है कि हम लोगों को दोष देना पहले हमने बंद करना चाहिए, और बाकी पैथीज को, बाकी लोगों को, फिर चाहे वो क्वैक्स हो, फिर चाहे वो बोगस डॉक्टर्स हो या क्वालिफाइड एमबीबीएस या बाकी पैथीज के डॉक्टर्स हो, पहले हमें अंदर झांकना चाहिए कि क्या हम किसी स्पेशलिटी के लिए रेडी है। तो यही हमारा इस लेक्चर सीरीज के पीछे का उद्देश्य होता है। इसीलिए हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स लिए हैं कि नी पेन बियॉन्ड नी, जो पहला टॉपिक था कि भाई घुटनों के दर्द की तरफ हमारा देखने का, जब लगभग सारे आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स घुटनों के दर्द ट्रीट करते हैं, लेकिन उसकी तरफ देखने का हमारा नजरिया एज ए स्पेशलिस्ट कैसे होना चाहिए, इसकी तरफ हमने ध्यान दिया था। बाद में हमने शोल्डर पेन के लिए देखा है, साइटिका का बहुत लोगों का डिमांड था, इसलिए हमने साइटिका का दो लेक्चर में हमने साइटिका को डिवाइड किया है। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मॉर्निंग विद आयुर्वेदा में जुड़े। हफ्ते में एक बार खुद के लिए 1 घंटा पौन घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं होता है खुद की लर्निंग के लिए, इट इज द इन्वेस्टमेंट। इसके बाद में हमने कुछ सोचा है कि जिन लोगों को, हमें काफी लोग बोलते हैं कि सर हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, हमें ये अगर फिर से सुनना हो तो हम कहाँ सुन सकते हैं। तो कुछ रिकॉर्डिंग्स, कुछ थिंग हमने इनिशियली फ्री में दिया था, लेकिन अभी मैं सर से इंसिस्ट करूंगा कि इसको मिनिमम पेमेंट के साथ हम रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराएंगे। सेकंड थिंग, हम जिन लोगों को इंटरेस्ट है, हम कुछ कोर्सेस, लॉन्ग कोर्सेस, शॉर्ट कोर्सेस के साथ भी जल्दी लॉन्च करेंगे, जिनको और डेप्थ की अपेक्षा है, जिनको और डीपली पेन मैनेजमेंट या ऑर्थोपेडिक मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, उनके लिए हम बहुत जल्द कुछ कोर्सेज के साथ भी आने वाले हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इट इज नॉट जस्ट फॉर द मनी सेक, बट इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द आयुर्वेद फ्रेटर्निटी। मैं हमेशा मेरे लेक्चर्स में कहता हूँ, हमेशा ऑनलाइन और ऑफलाइन लेक्चर्स में मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं बहुत बार कहता हूँ कि इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट जो है, इंस्टा पेन मैनेजमेंट जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है आयुर्वेदा में, बहुत ज्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा स्कैम उभर के आएगा, और एक दिन ये आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स का, आयुर्वेद डॉक्टर्स का जो क्रेडिबिलिटी है मॉडर्न डे में, उसको खतरे में लाएगा अगर आप डायग्नोसिस की तरफ झुकाव नहीं देते। क्योंकि देखिए अभी एआई आ चुका है, सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, लोग आपको बोल देंगे। आपका डॉक्टर, आपका पेशेंट आपसे ज्यादा पढ़ाई करके आता है उसकी डिसीज के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारे पेशेंट ट्रीट करने होते हैं, उसे उसकी एक ही डिसीज ट्रीट करनी होती है। तो जैसे कि कमर दर्द, ये आज का टॉपिक है, तो देखिए लो बैक पेन जो है ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है, और हमारे आयुर्वेद के सारे ग्रंथों में भी इसको काफी बार दोहराया गया है, कटी ग्रह, कटी शूल के तौर पे।
बहुत बार ये लक्षणों के रूप में आया है, बहुत बार व्याधि के रूप में भी इसको कई ग्रंथकारों ने डिस्क्राइब किया है, और इसके बहुत सारे कारण और बहुत सारी संप्राप्तियां भी बताई गई है। लेकिन हम आज उस डेप्थ में ना जाते हुए एक जनरलाइज जो लो बैक पेन, नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन, जिसमें बहुत बार कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस आपको नहीं मिलता है, कोई स्पेसिफिक उसका ये नहीं मिलता है, रीजन नहीं मिलता है लो बैक पेन का, तो उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक इंटरेस्टिंग केस 2 दिन पहले की मेरे पास थी, वो केस हम डिस्कस करेंगे, और फिर अगर समय परमिट करता है तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, कृपा करके ऑन टाइम ज्वाइन कीजिए, तो हमें काफी सारा समय मिल पाएगा। हम राइट टाइम 10 बजे इसको सेशन को कंक्लूड करने वाले हैं। ओके, सो टुडे आई विल स्टार्ट विथ माय प्रेजेंटेशन। सॉरी, मैं म्यूट हो गया था। ओके, सो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज कोई भी अपना माइक या खुद को अनम्यूट ना करे जब तक कहा ना जाए, क्योंकि वो डिस्टर्ब करता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओम धन्वंतराय नमः। I, on the basis of IIS Welcome to Arvachin Ayurved Gurukul. Discover the ancient wisdom of Ayurveda in a modern approach. Welcome to Arvachin Ayurved Gurukul. तो आज का जो टॉपिक है आइडियोपैथिक लो बैक पेन, या जिसको नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन भी कहा जाता है। मैं सिर्फ डॉक्टर स्वप्निल गावंडे, आयुर्वेद कंसल्टेंट फॉर पेन, स्ट्रेस एंड स्पोर्ट इंजुरी मैनेजमेंट। आई एम चीफ कंसल्टेंट एट आयुर प्रभा मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद हॉस्पिटल in Akola, Maharashtra, and also honorary consultant for pain and spine care in D.Y. Patil Ayurved College, Pune. So let's understand the first thing. What is चालू झाले तो लो बॅक पेनचं खालीच बघ आता गेलं बघ. please mute your I just requested, मैंने सबको एक रिक्वेस्ट किया था, कृपया अपने खुद को म्यूट कीजिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब करता है औरों को भी। सो व्हाट इज एक्चुअली द इडियोपैथिक लो बैक पेन? आइडियोपैथिक का लो बैक पेन या नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन का मतलब क्या होता है? तो ये होता है कि रेफर्स टू बैक पेन बिटवीन द लोअर रिब्स एंड ग्लूटियल फोल्ड। जनरली आपके स्कैपुला, पेरिस्कैपुलर रीजन से लेकर तो बटक तक जो पेन होता है, और वो कभी इंटरमिटेंट होता है, कभी एक्यूट होता है, कभी सब एक्यूट होता है, कभी क्रॉनिक होता है, और उसकी कोई नो सिंगल डिफाइंड स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी, उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक आपको रीजन नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक हिस्ट्री पेशेंट नहीं दे पाएगा कि गिर गया था, मोच आई थी, वजन उठाया था, या कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक वो हिस्ट्री नहीं दे पाएगा। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करें? तो इसका डायग्नोसिस हमें करना पड़ता है एक्सक्लूजन टेक्निक से, यानी ये है क्या तो नहीं है, वो ये डायग्नोसिस हो सकता है क्या, नहीं वो डायग्नोसिस हो सकता है क्या तो नहीं, ऐसा एक्सक्लूजन करते करते हमें उसकी स्पेसिफिक कॉज तक पहुंचना होता है, और इसीलिए इसको नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन कहा जाता है। शॉर्ट में NSLBP भी इसको कई बार टर्म कोट की जाती है। तो what is the concept behind idiopathic low back pain? The idiopathic non-specific low back pain is without an identifiable specific cause, often resulting from combination of physical, psychological and social factor. तो इसमें क्या है ना, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक पैथोलॉजी आप ढूंढ नहीं पाते हो, या तो कोई ये सारी कंबाइन पैथोलॉजीज का रिजल्ट हो सकता है, या किसी स्पेसिफिक पैथोलॉजी का रिजल्ट हो सकता है जो आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। अब इसका लोड कितना है, कितना कॉमन ये है? तो जितने भी पेशेंट
लो बैक पेन से परेशान है उसमें से तकरीबन 80% लोग लो बैक पेन से परेशान है, और ये कम से कम 80% लोगों को कभी ना कभी उनकी जिंदगी में लो बैक पेन होता ही होता है। 80% पीपल उनकी लाइफ में, चाहे वो बच्चे हो, यूथ हो, एडल्ट हो, बूढ़े हो, इन सबको कभी ना कभी लो बैक पेन फील होता ही है, इतना वो कॉमन है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द डॉक्टर विजिट, डॉक्टर के पास आने के लिए पेशेंट के यानी जो अभी जनरल प्रैक्टिशनर्स की अगर ओपीडी देखोगे तो मैक्सिमम रीजंस पे ये टॉप मोस्ट रीजन आएगा कि लो बैक पेन के पेशेंट सबसे ज्यादा मिलेंगे। रिकरेंट एपिसोड्स आर कॉमन बट मोस्ट पीपल इंप्रूव विद द टाइम एंड अप्रोप्रिएट केयर। क्या है ना, बहुत बार डॉक्टर साहब मुझे ना 6 महीने पहले दर्द हुआ था, ऐसे में 4 दिन 8 दिन बहुत दर्द हुआ, फिर वो अपने आप ठीक हो गया, फिर 6 महीने बाद मुझे ऐसे ही पेन होने लगा। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने भी देखे होंगे, और ऐसे केसेस जनरली आइडोपैथिक लो बैक पेन में होते हैं। आइडोपैथिक नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अकाउंटिंग फॉर 85 to 90% ऑफ ऑल लो बैक पेन केसेस। यानी जैसे मैंने कहा कि जितनी भी लो बैक पेन के केसेस है उसके 85 to 90% ये नॉन स्पेसिफिक इस कैटेगरी में आते हैं। 10% ही लो बैक पेन किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में, जैसे साइटिका हो गया, लंबर डिस्क हर्निएशन हो गया, या डिस्क पैथोलॉजी या अदर रीजंस में, और केवल 10 to 15% पेशेंट ही आते हैं। तो दिस इज मोस्ट कॉमन थिंग कि अगर इसमें आपने मास्टरी कर ली तो ऐसा समझिए कि आपने आपके क्लिनिक के 25 से 30% पेशेंट पे मास्टरी कर ली है। अब सिंपल वर्ड में कहा जाए तो आइडियोपैथिक लो बैक पेन मींस बैक पेन विदाउट नॉन स्पेसिफिक रीजन। देखिए अभी इसमें कोई कारण नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में हमने सीखा है कि किसी भी कोई भी कार्य कारण की वजह से बिना कारण नहीं होता है। ये कार्य कारण भाव हमने पदार्थ विज्ञान में फर्स्ट ईयर में ही सीखा था। तो क्या होता है कि इट इज अ पेन दैट इज रियल, दर्द तो पेशेंट को है, पेशेंट तकलीफ में है, बट डज नॉट कम फ्रॉम अ डिटेक्टेबल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। यानी उसका एक्सरे नॉर्मल है, उनका बाकी टेस्ट नॉर्मल है, सारी चीजें नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट को पेन तो हो ही रहा है। तो इट इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, यानी एक एक पॉसिबिलिटीज को हमें दूर करते हुए वहां तक पहुंचना पड़ेगा। द कॉज इज नॉट ड्यू टू एनी आइडेंटिफाइबल डिसीज, इंजुरी, इन्फेक्शन, ट्यूमर और सीरियस कंडीशन। कोई सीरियस कंडीशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। It is usually related to the combination of factors such as posture, muscle strain, stress, life and aging। तो ये क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना पड़ता है। जैसे आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें उसकी प्रकृति देखना पड़ेगा, उसका धातु सारत्व देखना पड़ेगा, उसका दिनचर्या देखनी पड़ेगी, ऋतुचर्या देखनी पड़ेगी, उसके साथ में उसका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, स्ट्रेस लेवल कैसा है, पेशेंट की एक्टिविटी कैसी है, उसका फूड हैबिट्स कैसे है, इन सारी चीज़ों को इन शॉर्ट में अगर हम बोला जाए एक टर्म में तो उसकी लाइफस्टाइल कैसी है ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर लो बैक पेन। जो कि आईटी प्रोफेशंस में, मॉडर्न डे प्रोफेशंस में ड्राइवर्स हो गए, बाकी फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, इन सारे टाइप के लोगों में ये कॉमन मिलेगा। कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन नहीं मिलेगा ऐसा, लेकिन सारे प्रोफेशन में आपको कहीं ना कहीं लो बैक पेन कॉमन मिलेगा। अब थोड़ा जेंडर वाइज हम इसे देख लेते हैं कि जेंडर वाइज क्या कॉमन रीजन हो सकते हैं लो बैक पेन के की कंपैरिजन बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो पहले देखते हैं वन बाय वन कि सबसे बड़ा रीजन जो मेल्स में देखा जाता है वो होता है मसल स्ट्रेन ड्यू टू हेवी लिफ्टिंग, एब्रप्ट मूवमेंट और ओवर यूज। बहुत बार आपको देखेगा कि लोग बोलते हैं कि सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मेरा तो दिन भर का काम रहता है, मैं फैक्ट्री में सुपरवाइजर के जॉब पे हूँ, दिन भर घूमना रहता है, ऊपर नीचे सीढ़ियाँ उतरनी रहती है। तो ये ओवर यूज, मसल ओवर यूज की वजह से भी हो सकता है। सेकंड थिंग, बहुत सारे जिम गोअर जो है वो डेडलिफ्ट कर देते हैं या एब्रप्ट कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई तो नहीं हो पाता है, मगर वन ऑफ द रीजन वो हो सकता है। जब भी फीमेल्स में मोस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो है हार्मोनल चेंजेस। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो टीनेजर्स गर्ल्स है या यंग एडल्ट गर्ल है, उनमें ये पेन, लो बैक पेन आफ्टर द पीरियड्स
आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल देख सकते हैं। प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द रीजन कि प्रेगनेंसी में नोजिया और वोमिटिंग के बाद सबसे ज़्यादा जो लाइफस्टाइल को या लाइफ को हमारे डेली रूटीन को डिस्टर्ब करता है प्रेगनेंसी में, वो है लो बैक पेन। और इसी के साथ साथ मेनोपॉज सिंड्रोम, आप सभी लोगों को पता है, प्री मेनोपॉजल पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम जो है, इसमें भी बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी ऑस्टियोपोरोसिस लो बैक पेन, नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन बहुत कॉमन होता है। नॉर्मली मेनोपॉज के 2 साल पहले और मेनोपॉज के 2 से 3 साल बाद तक, यानी ये जो 5 साल का फेज होता है, इसमें अराउंड 20 to 30% ऑफ द कैल्शियम एंड हार्मोनल चेंजेस मैक्सिमम होते हैं। इसीलिए इसी एज यानी प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम में 2 साल पहले से और पोस्ट मेनोपॉजल में अप टू 3 to 4 ईयर्स तक आपको ये सिम्टम्स ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेंगे फीमेल्स में। प्रेगनेंसी रिलेटेड स्ट्रेस, पोस्चरल चेंज हो जाता है क्योंकि अप टू 10 kg बॉडी का वेट बढ़ जाता है फीमेल का, और वो जो ओम की वजह से जो एंटेरियरली टिल्ट हो जाती है, सॉरी, जो पेल्विस पोस्टेरियरली टिल्ट हो जाती है, जो वेट आ जाता है एंटीरियर पार्ट पे, हमारी टमी पार्ट पे फीमेल्स की, उसकी वजह से भी पोस्चरल पेन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में मोस्ट कॉमन चीज तो मेल्स में है, सेकंड मोस्ट कॉमन वो है लंबर डिस्क डिजनरेशन। बहुत बार बाइकिंग, ट्रैवलिंग या फिर ऐसी कोई प्रोफेशन में जिसमें स्पाइन और बॉडी वाइब्रेट हो रही है, तो उसमें लंबर डिस्क डिजनरेशन जल्दी होता है। एजिंग भी एक फैक्टर है। उसके साथ में पुअर पोस्चर, जिसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत दिनों तक बैठना है, बहुत दिनों तक, बहुत बहुत देर तक एक ही पोजीशन में रहना है, ये सारे पुअर पोस्चर भी इस एडियोपैथिक पेन के लिए ये हो सकता है, इसलिए हमें ये हिस्ट्री लेना चाहिए। फीमेल्स में मोस्ट कॉमन है पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन ये मेनली पोस्ट लेबर बहुत होता है, क्योंकि बॉडी क्या होती है, फीमेल्स की बॉडी अराउंड 9 to 10 kg या कभी कभी उससे भी ज्यादा वेट अपने पेल्विक पे 9 महीने तक बेयर करते हैं, और एकदम से जब लेबर हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है, तो वो वेट एकदम से चला जाता है। लेकिन इन बिटवीन जो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल से ये जो स्ट्रेस हुई है, खिंचाव आया है इनमें, इन 9-10 महीनों में, उसकी वजह से वहां की इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। और आपके पेल्विक फ्लोर को इंटीग्रेट रखने के लिए, आपके पेल्विक फ्लोर को आपके स्पाइन के साथ अलाइन रखने के लिए पेल्विक फ्लोर मसल जो होती है, ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स इन फीमेल बॉडी। तो उसकी वजह से फीमेल्स में लो बैक पेन मोस्ट कॉमनली भी देखा जाता है, जिसका एक बहुत ज्यादा अंडरलाइन कॉज होता है पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। उसके अलावा फुटवेयर, जैसे हाई हील्स पहनना या फिर अनकंफर्टेबल शूज पहनना, अनकंफर्टेबल सैंडल्स पहनना, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है पेल्विक डिस्फंक्शन का और लोअर बैक पेन का। आजकल स्पोर्ट्स बहुत कॉमन है मेल्स में, बहुत सारी चीजें, साइकिलिंग का ट्रेंडिंग है, अभी सारी जगह पे टर्फ बन गए, तो टर्फ पे बहुत सारे गेम्स, क्रिकेट खेला जाता है, उसके बाद में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारी चीजें खेलने के लिए आजकल काफी ट्रेंडिंग में आ गई है, साइकिलिंग काफी ट्रेंडिंग में आ गया। लेकिन ये करते वक्त प्रॉपर जो एक्सरसाइजेस है, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स, या फिर कुछ एब्रप्ट मूवमेंट, स्लीप हो जाना, हमारी बॉडी टाइप से ज्यादा एक्सरसाइज कर लेना, या क्रिकेट खेलते वक्त या कोई और स्पोर्ट खेलते वक्त या फुटबॉल को किक करते वक्त बहुत बार लोअर बैक पेन में स्ट्रेन आ जाता है। तो ये वन रीजन है। इसकी भी हिस्ट्री आपको लेना पड़ेगा कि कोई स्पोर्ट वो पेशेंट खेल रहा है क्या। देन मेल्स में ज्यादा कॉमन है ओबेसिटी, ओवरवेट जो होता है, उसकी वजह से स्पाइन पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोअर बैक पेन होता है। जबकि फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन। ये ओबेसिटी कैन बी बोथ, लेकिन ये मैंने मोस्ट कॉमन रीजन यहाँ पे लिस्ट किए हैं आपके लिए, 6 मोस्ट कॉमन रीजन। और इसके बाद में स्ट्रेस रिलेटेड मसल टेंशन, ये दोनों में स्ट्रेस रिलेटेड एंड इमोशनल फैक्टर्स होती है, जिसकी वजह से मसल्स बहुत फाइटिक हो जाती है, जिसको काइनेस्थेटिक इम्पैक्ट भी कहा जाता है। आपके इमोशंस का आपके बॉडी पे होने वाला जो इम्पैक्ट है, दैट इज ऑल्सो अ रीजन। इसके अलावा एनीमिया, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल, हाइपर एसिडिटी, ये और भी कॉमन रीजन है जिसको हमको रूल आउट करना पड़ेगा
common causes for low back pain, definitely without the any specific or डिटेक्टेबल, कोई भी डिटेक्टेबल ऐसी पैथोलॉजी अगर नहीं मिल रही है तो आपको इन सारी चीजों को एक एक करके एक्सक्लूड करते जाना पड़ेगा. So the cause may overlap. A personalized assessment is essential for the accurate diagnosis and effective management. इसलिए हो सकता है कि ये इंडिविजुअल फैक्टर भी हो और हो सकता है कि ये दो चार फैक्टर्स मिलके भी वो रिजल्ट हो रहा है लो बैक पेन में. सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. अगर आप इस तरीके से जाते हो, इस तरीके से पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो, इस तरीके से पेशेंट को मैनेज करते हो, तो डेफिनेटली द पेशेंट विल बी हैप्पी. आपको स्पेसिफिक रीजन मिलेगा, रिजल्ट्स आपके बेटर होंगे, पेशेंट आउटकम आपके बेटर होंगे अगर आप ठीक से डायग्नोसिस तक पहुंचने की कोशिश. Okay, am I audible? Yes, sir. Yeah, because there was some disturbance in internet. So if I am audible, we'll continue. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, my screen is visible, no? Yes, sir. हाँ सर विजिबल है. Yeah, thank you. प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ. सो ये केस अभी 2 दिन पहले का, इट इज अ रियल केस, लेकिन ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इलुस्ट्रेटिव मैनर में मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है. इसके रियल ये भी मैं आपको सबको दिखाऊंगा. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द केस. द पेशेंट नेम इज XYZ, इज अ 46 ईयर मेल पेशेंट. प्रोफेशन जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, यानी हेवी वर्क करते हैं. अब हिस्ट्री क्या थी पेशेंट की, हिस्ट्री ऑफ पेन सिंस 1 मंथ. पेशेंट को 1 महीने से लो बैक पेन था. पेशेंट कंफर्टेबल इन वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड डूइंग डेली एक्टिविटी. पेशेंट को चलने फिरने में, रोज के काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन कंप्लेनिंग मॉर्निंग स्टिफनेस फॉर मोर देन 30 मिनट. तो जब वो उठता था तो कहता था कि आधे घंटे तक मुझे कुछ सूझता ही नहीं है, मैं फिर उसे सेकता हूँ, थोड़े से मूवमेंट करता हूँ, गर्म पानी से नहाता हूँ और फिर आधे घंटे बाद मुझे थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलने लगता है. सेकंड, पेशेंट पेन व्हाइल स्टैंडिंग अपराइट. जब भी मैं बैठ के उठता हूं या व्हेनेवर आई एम चेंजिंग माय पोस्चर, पोजीशन, जैसे मैं सो के उठ रहा हूं या फिर बैठ के उठ रहा हूं, तो तब मुझे पेन होता है एकदम से और मुझे 5-10 मिनट लगते हैं सीधा खड़े होने में. सो देन पेन एग्जैगरेट्स ऑन बेंडिंग फॉरवर्ड. आगे की तरफ जब झुकता था तो मुझे थोड़ा दर्द होता है और कमर में जकड़न महसूस होती है. There was no radiculopathy, no numbness, no claudication, nothing, no paresthesia and all others, nothing was there. और उसके साथ साथ एक लेफ्ट अपर लिम में भी थोड़ा सा पेन और रेडिकुलोपैथी के पेशेंट को था. तो भी फंक्शनल स्टेटस क्या था कि भाई कंफर्टेबल ड्यूरिंग वॉकिंग, कंफर्टेबल ड्यूरिंग स्टैंडिंग, एबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी. तो अभी हमने क्या देखना चाहिए था फिर कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन. तो स्टैंडिंग फ्लेक्शन टेस्ट होता है एसआईजे डिस्फंक्शन के लिए कि कोई सैक्रोइलियक जॉइंट डिस्फंक्शन में तो नहीं है, तो वो निगेटिव थी. उसके बाद में जो कॉमन टेस्ट हम करते हैं, बायलैटरल एसएलआर टेस्ट वाज निगेटिव. दोनों भी एसएलआर टेस्ट जो थे निगेटिव थे, यानी पेशेंट को कोई पेन नहीं था, कोई एग्रीवेशन नहीं था. लेकिन जब हमने पोस्चरल एनालिसिस किया तो उसमें देखा कि विजिबली पेल्विक टिल्ट था, पोस्टेरियर पेल्विक टिल्ट था थोड़ा सा पेशेंट को. और पेशेंट खुद भी कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा आगे की तरफ झुक गया. तो इसके बाद में जब ये ऐसे स्टेटस होती है तो अभी इसको एक एक चीज मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए 1 मंथ के काप था तो सब एक्यूट पेन था. पेशेंट का कहना था कि जब शुरू हुआ पेन तो बहुत ज्यादा सीवियर था, लेकिन अभी आई एम कंफर्टेबल. तो 1 महीने से ज्यादा हो गया था पेन को. फर्स्ट थिंग, पेशेंट वाज कंफर्टेबल इन वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड डेली एक्टिविटीज. इसका मतलब कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट पेन पेशेंट को नहीं है, कोई नर्व कॉम्प्रेशन नहीं, कॉर्ड कॉम्प्रेशन नहीं, स्टेनोसिस नहीं था, बिकॉज देयर वाज नो न्यूरोलॉजिकल साइन. लेकिन एक चीज पेशेंट कर रहा था कि कंप्लेनिंग ऑफ स्टिफनेस इन मॉर्निंग फॉर मोर देन 30 मिनट्स. तो जब भी 20 to 30 मिनट्स से ज्यादा
पेशेंट को अगर मॉर्निंग स्टिफनेस है तो इसमें स्पाइन से रिलेटेड दो चीजें हो सकती हैं। एक तो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस या फिर कोई अदर रूमेटॉइड फैक्टर हो सकता है, या कोई अलग, हम जिसको आयुर्वेद में आमज संप्राप्ति कहते हैं, तो आमज संप्राप्ति हो सकती है जिसकी वजह से मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 20 to 30 मिनट्स रह रहा है। सेकंड थिंग होती है लिस्थियासिस। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस एक वन ऑफ द रीजन है जहां पे स्पाइन में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, और बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी जो पैरास्पाइनल मसल्स होते हैं, जो मल्टीफिडस मसल्स है और स्पाइनस इरेक्टस मसल है, ये स्टिफ हो जाती है टू प्रोटेक्ट द स्पाइन बिकॉज ऑफ दैट इंस्टेबिलिटी। तो ये एक रीजन होता है कि मॉर्निंग स्टिफनेस का। तो हम एक चीज वो लग रही थी। उसके बाद में पेन व्हाइल स्टैंडिंग अपराइट, जब पेशेंट सीधा खड़ा हो रहा था या एक्सटेंशन में जा रहा था तो पेशेंट को पेन हो रहा था। तो ये बहुत बार फैसेट जॉइंट क्लोजिंग प्रॉब्लम होता है एक्सटेंशन में, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है। पेन एग्जैगरेटेड ऑन बेंडिंग फॉरवर्ड, तो ये भी ऐसा लग रहा था कि फैसेट जॉइंट का कोई इशू है, फैसेटल एट्रोफी हो सकती है पेशेंट को, फैसेटल डिजनरेशन हो सकता है। और लेफ्ट अपर लिम्ब में जो रेडिकुलोपैथी थी, ये माइट भी रेफर थी, या फिर हो सकता है कि वो एक अलग पैथोलॉजी हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर लंबर या फिर शोल्डर में कोई इंजरी हो। ये हम आज का टॉपिक नहीं, इसलिए हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो ऐसे केसेस में अभी हमें दो चीजों को फाइंड आउट करना, एक तो स्ट्रक्चरल कोई डिफेक्ट है क्या, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है क्या, कि जहां पे यानी कोई हर्निएशन है, लिस्थेसिस है, या कोई माल फंक्शन है सैक्रोइलियक जॉइंट में, ये हमें एक बार चेक करना था। सेकंड थिंग, रूमेटिक आई विल टेल यू कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, इसीलिए भी तो थोड़ा सा इग्नोर हुआ कि सीबीसी वाज नॉर्मल, ईएसआर वाज नॉर्मल, स्लाइटली हाई बट इट वाज अप टू नॉर्मल 5.5 कुछ था। सीरम B12 लेवल वाज नॉर्मल, सीरम D3 लेवल वाज नॉर्मल, आल्सो द सीआरपी वाज नॉर्मल। तो वो दिखा था कि कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन नहीं है बॉडी में, ऑटो इम्यून कंडीशन होने के चांसेस बहुत ही निग्लिजिबल लग रहे हैं, क्योंकि आरए फैक्टर भी निगेटिव है, ईएसआर वाज नॉर्मल अराउंड 11 to 12 कुछ ईएसआर था, सीआरपी वाज 2.3, तो वो भी निगेटिव था। तो देयर वाज नो इन्फ्लामेटरी मार्कर राइजिंग, तो देयर आर द चांसेस कि देयर वाज नो ऑटो इम्यून पैथोलॉजी और द रूमेटिक पैथोलॉजी। देन एक्सरे रिपोर्ट में जब हमने देखा तो नो स्पेसिफिक एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड था, थोड़ा सा माइल्ड लंबर स्पॉन्डिलोसिस पेशेंट को आया था, वो देखेंगे हम। और नो सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी वाज आइडेंटिफाइड बाय द रेडियोलॉजिस्ट। आई एम रिस्पॉन्सिबली स्पीकिंग बाय रेडियोलॉजिस्ट, नॉट बाय मी। देन क्लिनिकल इंप्रेशन क्या था पेशेंट का, कि एक तो मैकेनिकल पेन हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन की कैटेगरी में ये आता है। पोस्चरल डिस्फंक्शन विद पेल्विक टिल्ट, ये एक थोड़ा सा टॉपिक इसमें दिख रहा था कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी है पेशेंट को, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट था। पॉसिबल सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द लेफ्ट अपर लिम्ब रेडिकुलोपैथी, ये अलग चीज है, जैसे मैंने बताया। फर्दर इवैल्यूएशन रूल आउट टू इन्फ्लेमेटरी स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस ड्यू टू प्रोलॉन्ग मॉर्निंग स्टिफनेस। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया ब्लड इन्वेस्टिगेशन में, इसमें भी हमें कुछ नहीं मिला, एक्सरे में भी हमें प्राइमा फेसिया कुछ नहीं मिला। नाउ वी विल गो टू द रियल केस। तो ये दिस वाज द प्रिस्क्रिप्शन, ये देखिए 7/6 यानी 2-3 दिन पहले का ही केस है। तो दिस वाज माय प्रिस्क्रिप्शन, 46 ईयर मेल, एलवीपी, लो बैक पेन, बायलैटरल रेडिकुलोपैथी कभी कभी, देन लेफ्ट अपर लिम्ब रेडिकुलोपैथी, गैस ट्रबल पेशेंट को था, टीबीसी का मतलब होता है टोबैको चीवर है पेशेंट। हिस्ट्री ऑफ हेवी वेट लिफ्टिंग, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो उसे ईट वगैरह, बड़े बड़े सीमेंट के पोते वगैरह, ये सारी चीजें उसको उठानी पड़ती है। देन पॉलीआर्थराइटिस, एक ये चीज डालना भूल गया मैं कि क्यों हमने उसका इन्फ्लामेटरी मार्कर चेक किया, क्योंकि पॉलीआर्थराइटिस भी पेशेंट कंप्लेन कर रहा था, कभी कभी हाथों पैरों में भी पेन होता है, जिसको हम पर्वसंधि शूल कहते हैं। एंड द मॉर्निंग स्टिफनेस फॉर हाफ आवर, राइट स्टैंडिंग फ्लेक्शन वाज नेगेटिव,
बोथ एसएलआर एंड फैबर टेस्ट, जो हमने एसएलआर में देखा था, आपको पता होगा तो साइटिका में हमने देखा था, फैबर टेस्ट निगेटिव है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट दिख रहा था। ओके, मेडिसिन पे मैं बाद में आता हूँ। अब ये पहले तो हम रिपोर्ट देखते हैं, नॉर्मली जो हम करते हैं हमारी ओपीडी में कि पहले रिपोर्ट, एक्चुअली मैं मेरी ओपीडी में पहले रिपोर्ट कभी नहीं देखता हूँ, मैं पहले एक्सरे देखता हूँ, खुद की फाइंडिंग्स बनाता हूँ, एंड देन फॉर कंफर्मेशन आई सी द रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कल की ही केस है, 9/6 का ही रिपोर्टिंग है। तो द लंबर लॉर्डोसिस इज ऑब्लिटरेटेड, इसका मतलब कि जो लंबर लॉर्डोसिस है इट इज डिस्टर्ब, then there is a mild reduction in L4, L5 and L5S1 intervertebral disc base. Rest of the disc base are normal, no evidence of anterior or retrolisthesis seen by the flexion and extension views. Transverse process, spinal spaces are intact, the spinal canal diameter is normal at all level, no abnormal periovertebral tissue seen. Both sacroiliac and hip joint normal, visualize pelvic bones or mild changes of lumbar spondylosis as described, clinical correlation and SOS for whatever. तो देर वॉज नो सिग्निफिकेंट, जितना तकलीफ पेशेंट को था या जो तक पेशेंट तकलीफ में था वो ये रिपोर्ट से मैच नहीं कर रहे थे। देन वी विल सी द रियल एक्सरे। सो दिस इज द एक्सरे पीबीएच हम इसे कहते हैं, लंबर स्पाइन विद पीबीएच, जिसमें आपको यहाँ पे L5 4 3 2 1 तो लंबर स्पाइन और पूरा पेल्विक बोन दिख रहा है। तो इस एंगल को हमें देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फॉर द एसाइडे डिस्फंक्शन, इसमें जब हमने देखा तो इसका जो कॉकिक्स है, और ये स्टैंडिंग में होता है, हम हमेशा स्टैंडिंग में ही करते हैं इसको, तो इसका अगर कॉकिक्स देखोगे तो स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स राइट साइड है, लेकिन और यहाँ पे जो आप देख पाओगे तो स्लाइटली ये लेफ्ट की तरफ झुकाव है, लेफ्ट का जो इसका क्वाड्राटस लंबोरम है वो टाइट लग रहा है। देन ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन व्यू है, जिसमें हमने देखा, ये यहाँ देखिए मैंने मार्किंग कर रखी है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, L1 L2 L3 4 5 S1 तक। तो ये जो S1 है ये स्लाइटली रेट्रोलिथियासिस में है, या आप बोल सकते हो कि L5 जो है ये एंटेरियोलिस्थेसिस में है। दोनों चीजें है कि, लेकिन यहाँ पे जो मेनली दिख रहा है वो दैट इज द रेट्रोलिस्थेसिस ऑफ S1, थोड़ा सा पीछे गया है, या एंटेरियोलिस्थेसिस ऑफ L5। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। और दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि क्वाड्राटस लंबोरम मसल में स्ट्रेन है, जिसकी वजह से स्पाइन स्ट्रेट हो गया है, स्ट्रेटनिंग या जो लॉर्डोसिस है ऑब्लिटरेट हुआ है। नाउ डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में हमें क्या क्या सोचना चाहिए। तो पहले जो मैंने कहा था मैकेनिकल नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन, क्यों लग रहा है, क्योंकि पेन फॉर 1 मंथ, वर्स ऑन बेंडिंग फॉरवर्ड, पेन व्हाइल स्टैंडिंग अपराइट, नॉर्मल एक्सरे एंड इन्वेस्टिगेशन, एबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। इसलिए ये कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिखा रहा है, इसीलिए हम इसको इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन की। और की पॉइंट क्या है, मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 30 मिनट, अटिपिकल फॉर प्योरली मैकेनिकल पेन। तो जनरली प्योरली मैकेनिकल पेन जो होता है उसमें इतना मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं रहता है, रैदर पेशेंट को बेटर फील होता है सुबह उठने के बाद और रेस्ट करने के बाद। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, बट मॉर्निंग स्टिफनेस नीड्स कंसिडरेशन ऑफ द अदर कॉजेस। तो ये देखिए, आपने इस तरह से चार्टिंग करनी चाहिए किसी भी डिसीज को। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया किसे कहते हैं, तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इसे कहते हैं। हमने पहला डायग्नोसिस बनाया जो मोस्ट लाइकली हमें रह रहा था, उसका क्या पार्ट हम उसको सपोर्ट कर रहा है, क्या पार्ट उसको अगेंस्ट जा रहा है, और हमारा फाइनल रिमार्क क्या है। देन लंबर फैसेट जॉइंट डिस्फंक्शन, जैसे मैंने कहा था, पेन ऑन स्टैंडिंग अपराइट, मॉर्निंग स्टिफनेस, लोकलाइज मैकेनिकल पेन, ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं फैसेट जॉइंट डिस्फंक्शन के। इसकी वजह से फैसेट जॉइंट डिस्फंक्शन लग रहा है, लेकिन कौन सा पार्ट है जो फैसेट जॉइंट डिस्फंक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो पेन वर्सन ऑन फॉरवर्ड बेंडिंग। अगर फैसेट जॉइंट में पेन होगा तो वो एक ही साइड में, या तो अपराइट में पेन होगा या तो बेंडिंग में पेन होगा, लेकिन दोनों जगह पेन हो रहा है। तो इट इज पॉसिबली यह है कि हो सकता है, बट पॉसिबल, बट बेंडिंग एग्रीवेशन मेक इट लेस लाइकली, क्योंकि आगे झुकने के, अगर फैसेट जॉइंट डिस्फंक्शन होता तो आगे झुकने के बाद पेशेंट वुड हैव टेल कि मुझे आगे झुकने से, फॉरवर्ड बेंडिंग से अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब फैसेट जॉइंट डिस्फंक्शन होने के चांसेस भी कम है। देन डिस्कोजेनिक पेन डिस्कोजेनिक है, या फिर डिस्क में कुछ जैसा कि एक्सरे में दिख रहा है कि डिस्क स्पेस रिड्यूस हो चुकी है, तो पेन एग्रेवेट्स ऑन फॉरवर्ड बेंडिंग, एक्सियल लो बैक पेन, यानी
पेन हो रहा है सीधा खड़े होने पे और फॉरवर्ड बेंडिंग पे एग्रीवेट हो रहा है तो डिस्कोजेनिक भी हो सकता है। लेकिन ये क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि एसएलआर निगेटिव है, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट कोई दिख नहीं रहा है और इमेज में भी कोई बहुत ऐसा सजेस्टिव नहीं है कि डिस्क में बहुत ज्यादा डिजनरेशन है। माइल्ड है तो वो इट मे बी अ एक्सीडेंटल फाइंडिंग और लेस लाइकली ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ रेडिकुलर साइंस एंड इमेजिंग नॉर्मल। तो ये भी यहाँ पे भी हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया है डिस्कोजेनिक को। देन मैंने जैसा कहा था कि अर्ली स्टेज में एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि 30 मिनट से ज्यादा मॉर्निंग स्टिफनेस है, एज 45 से 50 के बीच का है और एक्सियल पेन है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट है सोते वक्त और बाकी मॉर्निंग स्टिफनेस में और काम करते वक्त, शाम को जब वो रेस्ट करता है तो इस वक्त तो मोस्ट लाइकली एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस के साइंस है। मगर अगेन ये क्यों एक्सक्लूड करना पड़ रहा है हमें? क्योंकि ईएसआर नॉर्मल है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस होता तो ईएसआर बढ़ा हुआ मिलता है। दूसरी बात, एसआईजे जॉइंट में कोई टेंडरनेस नहीं है क्योंकि अगर वहां पे हमारा फ्लेक्शन टेस्ट जो है वो निगेटिव आया था, गुड फंक्शनल स्टेटस, उसके बारे में पेशेंट को डेली एक्टिविटी में बहुत तकलीफ नहीं है, तो ये भी हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हाँ, कुछ कंसिडर कर सकते हैं बट इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जाम डू नॉट सपोर्ट, यानी ये कंसिडर कर सकते हैं तो हम इसको क्या है ना एक बीच वाली कंडीशन समझ सकते हैं कि आमज संप्राप्ति पेशेंट की हो सकती है। तो यहाँ पे आपको अनुलोमन और दीपन पाचन उसे करना जरूरी है क्योंकि ये कंसिडरेशन हमें करना पड़ेगा। भले ही एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोसिस हम उसको लेबल नहीं कर सकते हैं लेकिन कटी ग्रह की कैटेगरी में हम उसको डाल सकते हैं एज अ लक्षण, नॉट एज अ डिसीज। देन मैकेनिकल पोस्चरल सिंड्रोम एक होता है, उसमें क्या हो रहा है कि मैकेनिकल पोस्चर गलत हो गया है, जिसमें मैंने जैसे कहा था कि पोस्टीरियर टिल्ट पेशेंट को दिख रहा है तो विजिबल पोस्टीरियर टिल्ट है पेशेंट को, तो उसकी वजह से पेन हो सकता है। पेन विद पोस्चर एंड मूवमेंट, एबल टू डू डेली एक्टिविटीज, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। तो ये पोस्चरल यानी मैकेनिकल और पोस्चरल सिंड्रोम हो सकता है कि पोस्चर की वजह से पेन है, बट इसको कौन सी चीज सपोर्ट नहीं कर रही है? तो मॉर्निंग स्टिफनेस। जनरली मॉर्निंग स्टिफनेस इसको सपोर्ट नहीं करता है। पेशेंट को रेस्ट करने के बाद, सुबह उठने के बाद अच्छा लगता है अगर पोस्चरल पेन रहा तो। पेशेंट फील बेटर आफ्टर रेस्ट, लेकिन यहाँ पे और क्या हो रहा है, आफ्टर रेस्ट पेशेंट को स्टिफनेस जा रहा है। तो ये लाइकली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है कि भाई कोई तो भी पैथोलॉजी अलग है, उसके साथ साथ पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है, इसलिए वो पेन को ज्यादा बढ़ा रहा है। इट इज नॉट द रूट कॉज बट इट मे बी द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। देन सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, इसके बारे में हम इसके लिए डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ सेपरेट टॉपिक। सो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कैसे होना चाहिए, तो उसका ये एक टेबुलर फॉर्म है कि आपको एक डायग्नोसिस लिखना है, क्यों आपको ऐसा लगता है और क्यों उसको वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और फिर उससे आपको एक कंक्लूजन बनाना है। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर द लो बैक पेन। ऐसे और भी डायग्नोसिस आप इसमें डाल सकते हो, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डाल सकते हो। देन ट्रीटमेंट, फिर हमने इसका क्या किया है, तो ट्रीटमेंट से पहले आता है फाइनल डायग्नोसिस। तो फाइनल डायग्नोसिस जो मैंने इसको किया है वो है क्वाड्रेटस लंबोरम स्ट्रेन पेशेंट को लग रहा था। दीज आर दी क्वाड्रेटस लंबोरम मसल्स जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस से निकल के लंबर स्पाइन के पेल्विक को एंटीरियरली अटैच होती है, और दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्डर टू लो बैक पेन, या कोई भी पैथोलॉजी अगर लंबर स्पाइन को होती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो क्वाड्रेटस लंबोरम मसल होती है, और इसका स्टिफनेस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। ये कोर मसल्स का भी एक पार्ट है। और उसके साथ में जैसे मैंने एक्सरे में दिखाया, माइल्ड एंटीरियर लिस्थेसिस ऑफ L5 ओवर S1 या रेट्रोलिस्थेसिस ऑफ S1 ओवर L5, ये भी हम कह सकते हैं। तो दिस वाज माय फाइनल डायग्नोसिस। उसके बाद में हमने जो फर्स्ट सिटिंग कल पेशेंट की है, तो उसमें पेशेंट को हमने स्नेहन और नाड़ी स्वेदन किया, जिससे कि पेन थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, मसल रिलैक्स हुई और इम्प्रूव टिश्यू पैलिएटिबिलिटी, यानी जो टिश्यू में जो स्टिफनेस था, जो थोरैकोलंबर फेशिया है जहाँ पे उसका टाइटनिंग था, तो जिसकी वजह से हमने उसको भी रिलैक्स किया। उसके बाद में हमने षष्टिक शाली पिंड स्वेद किया है, डीप नरिशमेंट ऑफ द मसल, रिड्यूस स्टिफनेस, एनहांस टिश्यू हीलिंग,
इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि पेशेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो उसका ओवर यूज होता है, बहुत बार झुकना होता है, हेवी वेट लिफ्टिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मसल डिहाइड्रेट होती है। प्लीज म्यूट योर माइक मैम, somebody please mute your mic। then जो स्टिफनेस होती है वो कम होती है, जो डिहाइड्रेशन ऑफ द मसल्स होता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पसीना आ जाता है, एक्सेसिव पर्सपिरेशन होता है, ओवर यूज इंजरी होती है, जिसकी वजह से जो मसल का रिजिडिटी बढ़ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है, तो शस्टिक चालिप इंडस्ट्रियल उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद में हम ड्राई निडलिंग या गंभीर वेदन कर्मा, हमने इसको किया टारगेटेड पेन मैनेजमेंट, हमने किया टारगेटेड क्वाड्रेटस लंबोरम मसल्स को हमने ड्राई नीडलिंग से रिलीज किया, जिसे हम गंभीर वेदन कर्म भी कहते हैं, जिससे कि मस्कुलर टेंशन जो है वो रिलीज हुआ पेशेंट का, और लोकल सर्कुलेशन जो है, नर्वाटिक सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, वो भी नॉर्मलाइज हुआ। उसके बाद में हमने मन्या, कटी, नितंबा, उर्वी और इन सारी मर्म का मर्मपीड़न किया, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर रेगुलेशन हुआ, जो पेशेंट में स्टिफनेस था वो कम हुआ, रिलीज डीप सीटेड मस्कुलर टेंशन, जो मसल्स में मसल नॉड बन जाते हैं या मसल स्पैजम आ जाती है, वो स्पैजम भी यहाँ पे रिलीज हुए। और इसके साथ साथ उसका पोस्चरल करेक्शन भी हुआ, जो कि पोस्टीरियर टिल्ट उसको लग रहा था, सैक्रल पोस्टीरियर टिल्ट जो था वो। और उसके बाद में हम एक स्पेशल एक्सरसाइजेस कराते हैं, पेशेंट को देते हैं कि क्वाड्रेटस लंबोरम की हमने एमईटी जो है मसल एनर्जी टेक्निक जो है वो कराई, जिससे कि करेक्शन ऑफ द मसल, जो मसल इम्बैलेंस हुआ था, जो मैंने आपको एक्सरे में दिखाया था कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड का जो मसल है वो टाइट लग रहा था, वो स्पैजम में लग रहा था, तो वो मसल इम्बैलेंस जो था वो भी करेक्शन हुआ। रिडक्शन ऑफ क्यूएल स्पैजम, इंप्रूव्ड लंबोपेल्विक मोबिलिटी और फंक्शनल पेन रिलीफ, तो जिसकी वजह से जो मसल में वो पेन था, उठ के बैठने में उसे तकलीफ हो रही थी, झुकने में पेन हो रहा था, ये जो फंक्शनल मोबिलिटी में पेन था या फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस था, ये भी रिलीज हुआ। और आफ्टर फर्स्ट सिटिंग जो आउटकम निकला पेशेंट का, आफ्टर अराउंड ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर हाफ और 30 to 45 मिनट्स, उसके बाद में जो पेशेंट का पेन रिड्यूस हुआ है वो 8 आउट ऑफ 10 ऑन द वास स्केल, 8 में से 10 पेशेंट का जो ये है पेन, जिसको हम वास स्केल में गिनते हैं कि जब पेशेंट आया तो पेन वाज अबाउट 10 on 10, और बाद में जब हमने चेक किया तो इट वाज ओनली 2 on 10, यानी 8 वाज डिक्रीज। उसका पेन, जिसको हम रफली कह सकते हैं कि 75% पेन रिड्यूस हुआ। मोबिलिटी जो थी पेशेंट की, जो स्टिफनेस था, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग था, इट इम्प्रूव अप टू 75%। और जो आरओएम थे, रेंज ऑफ मोशन जो थी लंबर और हिप की, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई। जब वो फ्लेक्शन में नहीं जा रहा था तो अच्छे से फ्लेक्शन में अराउंड 90 डिग्री तक वो अचीव कर लिया था हमने, एक्सटेंशन भी नॉर्मल तक अचीव हो गया था, लैटरल फ्लेक्शन भी ठीक हो गया था पेशेंट का। और जो हिप मोबिलिटी थी, जो पेशेंट इंडियन स्टाइल में लैट्रिन को नहीं बैठ पा रहा था या पेशेंट स्क्वाटिंग पोजीशन में नहीं बैठ पा रहा था, वो सारी चीजें पेशेंट अभी कर पा रहा था। तो आफ्टर द समरी क्या निकली इससे कि पेन रिड्यूस अप टू 8 आउट ऑफ 10 इन द ऑन द वास स्केल, मोबिलिटी रिड्यूस अप टू 75%, और रेंज ऑफ मोशन जो था लंबर का और हिप का वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ। पेशेंट वाज टोटली हैप्पी, पेशेंट वाज लाइक कि डॉक्टर साहब आपने जादू कर दिया। लेकिन आई डोंट बिलीव इन जादू, आई डोंट बिलीव इन मैजिक, आई डोंट बिलीव इन मिरेकल, आई बिलीव इन द पैथोफिजियोलॉजी, आई बिलीव इन द प्रोसेस। जिन्होंने मेरे पहले भी लेक्चर्स किए होंगे उन्होंने ये सुना होगा कि आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए। देखिए क्या होता है ना, लो बैक पेन है, महीने भर से दर्द है, हम जंप कर देते हैं कि अग्निकर्म करो, वेदन कर्म करो, स्नेहन स्वेदन करो, बस्ती करो। मेरा बोलना ये सारी ट्रीटमेंट्स आर ग्रेट, ट्रीटमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा डायग्नोसिस क्या है, हमें उस डायग्नोसिस तक पहुंचना जरूरी है। जैसे मैंने आपको इस केस में बताया कि क्या क्या पॉसिबल डायग्नोसिस थे, हमने उसको कैसे एक्सक्लूड किया, कैसे हम फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचे, कैसे हम फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचे, और बाद में जब हम फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंचे उसके बाद में हम ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन किया, और फिर हमने वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया, और फिर पेशेंट का आउटकम हमने चेक किया। तो इससे क्या होता है कि आपके जो रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट्स है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है
पेशेंट का सेटिस्फेक्शन भी होता है कि नहीं, डॉक्टर ने मुझे डायग्नोस करके ट्रीट किया। केवल मोडेलिटी करना, कपिंग कर दो, टेपिंग कर दो, वेदन कर्म कर दो, अग्निकर्म कर दो और देखो मैंने 10 मिनट में पेशेंट को रिलीव कर दिया। नो डाउट आप 10 मिनट में पेशेंट का पेन फ्री कर सकते हो, लेकिन वो पेन अगर रिकरेंटली वापस आते रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपका क्या गलत हुआ था। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस ही नहीं किया था। सो इंसिस्ट द डायग्नोसिस। इसके बाद में आप देख पाओगे कि मैंने मेडिसिन, कितना कॉमन मेडिसिन यहाँ पे यूज किया है। तो एसएसएल इज लघु सूच्छेकर रस हमने यहाँ पे यूज किया था, क्योंकि आमद संप्राप्ति वहाँ पे थी, हमें वहाँ स्तंभ था, तो इसलिए लघु सूच्छेकर दोनों भी काम करता है, पित्त शमन भी करता है और आम पाचन भी करता है। सेप्सियाटिन, ये सीताराम आयुर्वेद की हमने एक मेडिसिन यूज किया था। रुमालय फोर्ट, ये त्रिभुवन कीर्ति और आम पाचक एक टैबलेट है गुफिक की, जिसको हमने टीडीएसली यूज किया था क्योंकि पेशेंट को थोड़ा सा फ्यूरिश और पर्वसंधि चूल भी था, तो ये आमद संप्राप्ति के लिए हमने ट्रीटमेंट दिया। दशमूल, दासकुल इज समवॉट लाइक दशांगुगुल, सॉरी नॉट दशांगुगुल, त्रयोदशांगुगुल। सो दासकुल इज आवर फॉर्मुलेशन, इट इज सिमिलर टू त्रयोदशांगुगुल। तो हमने त्रयोदशांगुगुल बिकॉज वहां पे वीकनेस था, स्टिफनेस था, जैसे मैंने आपको बताया कि बिकॉज लंबर इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है बिकॉज ऑफ एंटीरियर और पोस्टीरियर माइग्रेशन ऑफ द हर्निया ऑफ द वर्टेब्रा, जिसे हम एंटेरियो और पोस्टीरियो लिस्थेसिस कहते हैं। तो फॉर गिविंग दैट स्टेबिलिटी वी हैव गिवन द त्रयोदशांगुगुल एंड इट इज द मूर्छित एरंड तेल कैप्सूल। तो हमने मूर्छित एरंड तेल कैप्सूल भी दिया अनुलोमन के लिए। तो दिस इज द सिंपलेस्ट मेडिसिन, कोई फैंसी मेडिसिन नहीं, कोई रस औषधि नहीं, कोई सुवर्णकल्प नहीं, कुछ नहीं। सिंपल मेडिसिन के साथ पेशेंट इन 3 to 4 days got up to 75% result with proper diagnosis, with logical treatment. So what is the take home message for today? That is the low back pain is common but in most cases it is not serious. तो बहुत डरना नहीं है, बहुत उसको ये नहीं करना है। द मोस्ट एपिसोड्स इंप्रूव ऑन देयर ओन, बहुत सारे पेशेंट खुद ही ठीक हो जाते हैं। स्टेइंग एक्टिव, मेंटेनिंग गुड पोस्चर, ये सारी चीजें हैं। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप एक्टिव पेशेंट को बोलिए कि एक्टिव रहे। बहुत बार क्या हो जाता है ना कि पेशेंट को बोल देते हैं कि आप रेस्ट करो, आप रेस्ट करो, आप बेड रेस्ट लो। देखिए बेड रेस्ट लेना लो बैक पेन को वर्सन करना है, समझिए। और पेशेंट जितना एक्टिव रहेगा लो बैक पेन उतना जल्दी कंट्रोल में आएगा। गुड पोस्चर मेंटेन कीजिए वेट को मैनेज करने के लिए, और स्ट्रेस रिलीज के लिए बहुत बार आप वहां पे कटी धारा कर सकते हो। कटी धारा से भी फायदा होता है, उसके साथ आप शिरोधारा भी पेशेंट को एडिशनली कर सकते हो। सो माय टुडेज my advice to you people is that understanding the nature of low back pain empowers you to make informed decision and take confident steps toward pain free life. तो देखिए क्या है कि अंडरस्टैंड द नेचर, किसी भी डिसीज को ट्रीट करने के पहले उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसको जैसे आयुर्वेद में बताया गया है दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षा को प्रॉपरली फॉलो करो, एक्सक्लूजन करो, इंक्लूजन करो, इन्वेस्टिगेशंस के हेल्प लो। डोंट हेजिटेट इन एडवाइजिंग द इन्वेस्टिगेशन टू द पेशेंट, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो पेशेंट की भलाई के लिए कर रहे हो। सो यू शुड बी दैट कॉन्फिडेंट कि जो भी आप कर रहे हो यू आर डूइंग करेक्ट। तो दिस वाज ऑल from me. Thank you very much. So I hope थैंक्स that I सर। have एक 4 से 5 क्वेरीज ले लेते हैं, हमारे पास 5 मिनट है तो। just a second, sir. I will just stop the. जिनके भी क्वेरीज है प्लीज अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो या चैट बॉक्स में डाल सकते हो। First of all, let me conclude this thing. तो थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन पहुंचा पाऊँ आप तक कम पीरियड में, इसलिए थोड़ा सा आई वाज फास्ट टुडे। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि आज की नई क्वेरीज लेने से पहले आज का जो भी टॉपिक हमने कवर किया है, सो आपको कितना इसमें समझ में आया, रेदर देन
अब ये जैसा क्वेश्चन है कि L2 L3 S1 तक नर्व कॉम्प्रेशन है, कैसे विचार करें? मोटर न्यूरॉन डिसीज में बोथ लिम्ब अफेक्ट है, लंबर एरिया पूरा इंटैक्ट है, कैसे विचार करें? तो ये विचार करने के लिए सर, जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने वही आपको समझाने की कोशिश की कि उसका एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग कीजिए कि पेशेंट के साइन सिम्टम्स क्या है, पेशेंट का रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या कह रहे हैं, इसको एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में डालिए, इंक्लूजन क्राइटेरिया में डालिए, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका विचार कीजिए कि वो कहाँ कहाँ पर आयुर्वेद कंसेप्ट में बैठ रहे हैं, कितना ग्रह है, पेन किस धातु से संबंधित है, पेन में पेशेंट की प्रकृति क्या है, पेशेंट का वेट क्या है, इन सारी चीजों को आप उसमें इंक्लूजन कीजिए। जी, रिकॉर्डिंग के बारे में ललित सर बोलेंगे। आई एम पुटिंग माय मोबाइल नंबर, बट प्लीज एक्सक्यूज मी इफ आई एम नॉट एबल टू आंसर और रिप्लाई इन टाइम, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट हिडा सर, आपका और मंजूषा मैडम का भी नंबर आप डाल दीजिए। हाँ, नाउ आर देयर एनी क्वेरीज? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। वी हैव 5 minutes हियर। हमारे हेलो सर। टेलीग्राम ग्रुप पर आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग हम देने वाले हैं, पर हमने ये देखा है कि रिकॉर्डिंग जब से देना स्टार्ट किए लोग लाइव नहीं आते, और लाइव नहीं आते हैं तो इंटरेक्टिव सेशन नहीं होता है। तो आने वाले दिनों में हम लोग डेफिनेटली सर ने जैसे कहा है वैसे मिनिमम प्राइस में उसको ऐप पर अवेलेबल रखेंगे। लेक्चर फ्री रहेगा, जो लाइव करेगा उसको फ्री रहेगा, और जो नहीं करेगा उनके लिए मिनिमम चार्जेस वाला पार्ट रहेगा। तो आने वाले 1-2 लेक्चर हम फ्री में रखने वाले हैं रिकॉर्डिंग, लेकिन उसके बाद में ये चीजें हम कर सकते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपके कॉलेज मेट्स, आपके दोस्त, इनको ये मैसेज शेयर कीजिए। बिकॉज क्या है सर, हमें भी खर्चा आता है, वी आर गिविंग अवर टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिकॉर्डिंग जिसको चाहिए, ही शुड पे, अदरवाइज वी आर अवेलेबल फ्री लाइव। ओके, सो दोनों चीजें मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि क्या ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा, कि कुछ नया आपने इस लेक्चर में सीखा? एंड इफ देयर आर क्वेरीज, प्लीज बी फास्ट, यू कैन टाइप और यू कैन अनम्यूट एंड टेल। हेलो सर। सर यस आपने मैम। ये डाउट क्लियर किया कि मोस्टली जो इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स और हमें भी लगता है कि लोअर बैक पेन में रेस्ट बोलो पेशेंट को, बेड रेस्ट जितना उस पार्ट को इमोबाइल करोगे जल्दी रिकवरी होएगी। तो इट वाज अ न्यू पॉइंट फॉर मी कि उसमें रेस्ट नहीं करना, एक्टिव रहना है, और राइट डायग्नोसिस एंड ऑफ कोर्स राइट ट्रीटमेंट ऑल्सो। थैंक यू सर। यस डेफिनेटली, बहुत अच्छा। बहुत बार क्या होता है ना, वो वर्सन कर देता है, वो आपका पेन कम हो जाता है रेस्ट करने से, लेकिन अगेन जब पेशेंट अपनी एक्टिविटी में आ जाता है ना, वो पेन वापस आ जाता है, बिकॉज यू हैव नॉट ट्रीटेड द रूट कॉज। तो ऑलवेज आस्क द पेशेंट टू बी एक्टिव, एटलीस्ट कुछ नहीं तो उसे बोलना है कि 10-15 मिनट चलो, हेलो सर। वॉकिंग करो। यस मैम। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो वर्टिब्रा की ऑपरेशंस वगैरह हुए हैं उनके, तो वो बिफोर ऑपरेशन जरा बेटर रहते हैं, लेकिन आफ्टर ऑपरेशन तो बिल्कुल बेड रिडन हो गए हैं। तो क्या ये ऑपरेशन जरूरी होता है? मैडम, उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं कि आपका कॉर्ड कॉम्प्रेशन है, पैथोलॉजीज क्या है। अभी हमने 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स हमने विदाउट सर्जरी ट्रीट किए हैं। तो हमारे सेंटर में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम अलग अलग मॉडलिटीज़ के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स को सर्जरीज अवॉइड भी हुई है, उनको नॉट ओनली स्ट्रक्चरल बट उनका पिछला अगर आपने साइटिका का लेक्चर सुना होगा तो उसमें हमने कुछ वीडियोस भी दिखाए थे, कुछ एक्सरेज भी दिखाए थे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हुए हैं। नॉट ओनली सिम्टोमेटिक रिलीफ है पेशेंट को, लेकिन एक्सरे में भी दिख रहा है, एमआरआई में भी दिख रहा है कि उनका जो कॉम्प्रेशन था, नर्व कॉम्प्रेशन था, वो खुल गया है। लेकिन कितना कॉर्ड कॉम्प्रेशन है, पेशेंट को साइन सिम्टम्स क्या है, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट क्या है, इन सारी कंडीशंस पे वो डिपेंड करता है कि सर्जरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा ये बोलना है कि हम वी आर नॉट द स्पाइन सर्जन्स, वी आर नॉट द
न्यूरोसर्जन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसीज होनी चाहिए। आप क्या उसमें डायग्नोसिस करते हो, वो डायग्नोसिस कीजिए। देखिए, अगर कोई सर्जन के पास पेशेंट जाता है, उसको कॉर्ड कॉम्प्रेशन है, उसको न्यूरल डिफिशिएट है, उसको डिस्क हर्निएशन है या लिस्थेसिस है या न्यूरल कॉम्प्रेशन है, चाहे वो एग्जिटिंग नर्व का कॉम्प्रेशन हो, चाहे वो लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, ही इज अ सर्जन। उसका ओपिनियन यही रहेगा कि इसको सर्जरी कीजिए। यस सर। सो एंड वी शुड रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन। उसका उसका ओपिनियन गलत नहीं है, तो ऑपरेट करना गलत या सही ये बात नहीं है। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, फोकस ऑन दैट। तो हम क्या सर पोस्ट उनकी कुछ मदद कर सकते हैं बाय अपनी आयुर्वेदा से? मैडम, इतना सारा लेक्चर उसी लिए था शायद। नहीं सर, वो 2-4 पेशेंट तो ऐसे बिल्कुल बेड रिडन हो गए हैं, इसलिए। मैडम, केस टू केस वेरी करता है, आप बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं, एटलीस्ट अगर आप उनको 100% ट्रीट नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट उनका जो ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव करने में आप जरूर हेल्प कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, आप डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट फर्स्ट टाइम क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू मैडम। ऐसे रिपीटेड सेशन से बहुत डीप कोरिलेशन का नॉलेज मिलेगा। वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल सेशन। थैंक यू वेरी मच मैडम। Thanks lots for learning many things from you. Okay, thank you Dr. Farah. Thank you very much. Any other queries or should we conclude? As I have promised, we will conclude the session by 10 o'clock. It's 10:02 already. नेक्स्ट वेडनेसडे भी होगा ना सर सेशन? हाँ मैडम, बिल्कुल। नेक्स्ट Thank you, वेंसडे भी रहेगा, जैसे कि हम रिपीटली कह रहे हैं। और लाइव क्लासेस जो अटेंड करेंगे उनके लिए फ्री रहेगा, आप आपके कलीग्स को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर हमारा उद्देश्य एक ही है कि आप लोगों को अच्छे से आयुर्वेद ऑर्थो प्रैक्टिस करते आए। जो दर्द से आया मरीज है वो हंसते जाए, आपके हाथों से हंसते जाए, यही एक अपेक्षा से हम ये सीरीज कर रहे हैं। थैंक्स सर। थैंक यू वेरी मच सर। ये जो लास्ट क्वेश्चन आया बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर मुकेश कुमार जाटव सर का। देखिए सर, रोल ऑफ मात्रा बस्ती इन लंबर पेन, ये इसका आंसर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। इसका कारण है क्योंकि मात्रा बस्ती से आप क्या अभिप्रेत है। अगर आप सहचर तेल की मात्रा बस्ती, अभी जो केस हमने इसमें लिया, इसमें ऑलरेडी आमज संप्राप्ति थी, इसको अगर हम मात्रा बस्ती देते तो उसका आम और बढ़ जाता। गॉट इट। तो यहाँ पे हम, वहां पे बस्ती अभिप्रेत नहीं थी, वहां पे दीपन पाचन और अनुलोमन अपेक्षित था। लेकिन हाँ, जहाँ पे अगर ओल्ड एज पेशेंट है अबाउ 60-65 ईयर, जहाँ पे डिस्क डिजनरेशन है, जहाँ पे ऑब्वियस निराम वात आपको लग रहा है, निराम कटिशूल है, अस्थि मज्जागत कटिशूल लग रहा है, मांसगत कटिशूल लग रहा है, तो वहां पे डेफिनेटली मात्रा बस्ती बहुत अच्छा काम करेगी। बट हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वो उस वक्त जब आप मात्रा बस्ती शुरू कर रहे हो पेशेंट को, तो अवस्था निराम हो, ना कि वहां पे सामता हो। ओके। हाउ मेनी रिपीटेड सिटिंग could give permanent relief or it's conservative? देखिए, दोनों वो है। दीज आर द मैकेनिकल पेन। मैकेनिकल पेन में क्या होता है ना कि अगर पेशेंट बार बार वही गलती करेगा जो उसने पहले की थी, तो वो पेन आते रहेगा। तो हमें वहां पे पेशेंट को एजुकेट भी करना पड़ेगा, तो उसको एक्सरसाइज भी देना पड़ेगा, उसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी उसका चेंज करना पड़ेगा, उसका वर्किंग भी चेंज करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को हमें हर एक एस्पेक्ट से पेशेंट को ट्रीट करना पड़ेगा। एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप ये मेडिसिन दे दो, ये ट्रीटमेंट कर दो और पेशेंट परमानेंटली ठीक हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ मैकेनिकल प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम या इन्फेक्टिव डिसीज नहीं है, ये होते रहेगा। तो कितना रिपीट करना पड़ेगा, दैट कैनॉट बी सेड इन वन। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट प्रोटोकॉल, डिफरेंट क्राइटेरिया कि पेशेंट को कितने दिनों से है, कितना तकलीफ है, कितना उसका लाइफस्टाइल है, कितना वो आपको फॉलो कर रहा है। इन सारी चीजों पे वो डिपेंड करेगा कि कितनी सीटिंग उसको लगेगी।
Okay, so thank you very much, it was very nice. सर रोगी क्या बोलते हैं इसके लिए हमको हर उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उसकी बीमारी जो है उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। वो बोलेगा मुझे 3 दिन में ठीक कर दो तो 3 दिन में ठीक होगा, ऐसा नहीं होगा। तो वी शुड बी कॉन्फिडेंट। पहले डायग्नोसिस कीजिए, उसको समझाइए कि आपकी उसकी बीमारी क्या है। आपके क्लिनिक में आप बॉस हो, इतना समझिए। आप एक्सपर्ट हो उस सब्जेक्ट के, रोगी नहीं। मुझे तो लगता है मेरे कोई आपके पास आएगा और बोलेगा यार मुझे 15 किलो वजन कम करना है और 2 दिन में कम करके दो, पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। उसी तरह आपको डिसीज को डायग्नोस करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वो डिसीज क्यों आया है। देखिए सिंपल चीज है, आयुर्वेद में 2 डेफिनेशन बताई गई है चिकित्सा की। पहली है निदान परिवर्जन और दूसरी है संप्राप्ति भंग। ये दोनों चीजों करने के लिए आपको संप्राप्ति भंग करनी पड़ेगी और निदान परिवर्जन। इसके लिए जितना टाइम लगेगा उतना टाइम पेशेंट को ट्रीट करने के लिए लगेगा। दैट्स द सिंपल आंसर। गॉट इट? सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी डे, बी हैप्पी। बहुत सारे पेशेंट्स आप लोग देखे, बहुत सारी पेशेंट्स की रोग मुक्ति आप आज करें। इस कामना के साथ मैं डॉक्टर स्वप्निल गावंडे आपकी बाय बाय कहता हूँ। गुड नाइट, ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू। मिलते हैं अगले बुधवार को।